नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज फिर से हम अपने पूरे टीम के साथ हैं। टीम में हमारे संजय जी भी हैं। आज किसी कारणवश से वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। आज का वीडियो विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में श्री हेमंत सोरेन ने 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया है। कई जब कल से ये सूचना आ रही थी या कल या पहले से ये सूचना आ रही थी कि 7 जुलाई या 6 जुलाई को वो शपथ लेंगे। अचानक से ये खबर आ जाती है कि आज ही शाम को वो शपथ लेंगे और उन्होंने आज शपथ ले भी लिया है। कई तरह के सवाल इससे उठ रहे हैं। विपक्षियों को भी मौका मिला है जेएमएम को घेरने के लिए। बहुत तरह का जो आम जनमानस है उनके मन में भी कई तरह का सवाल चल रहा है और सवाल चलना लाजमी भी। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से महज 3 से 4 महीनों के भीतर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और जैसा कि हेमंत सोरेन जी जेल जाने के बाद उनका चंपई सोरेन की यहाँ सरकार चल रही थी। चंपई सोरेन ने 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी लिया था और शासन व्यवस्था चला रहे थे पूरे झारखंड। अब जब जेल से वापस आते हैं जमानत पर हेमंत सोरेन जी, तो वापस से मुख्यमंत्री बनते हैं और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाता है। सुबोध, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 3 से 4 महीना जो टेन्योर था वो हेमंत सोरेन को रुकना चाहिए था? जोहार साथियों, आप सभी को। आपने जैसा कहा कि 3-4 महीना रुकना चाहिए था या नहीं। एक मुख्यमंत्री होने के नाते जिस प्रकार से झारखंड के हित में काम किए और जेल जाने से पूर्व इस्तीफा दिए, फिर जब जेल से छूट के आए तो जो वर्क जो उनका होता है, कहीं ना कहीं वो चाहिए था कि हम सीएम रहेंगे अपने रुतबा में, तो वो भी उनको दिखना था। और विपक्षियों को एक यहाँ पे मुद्दा मिल गया है कि फिर से परिवारवाद हो गया है कि परिवार के ही लोग सीएम रहेंगे और इतने जल्दी चंपई सोरेन को हटाने की क्या ज़रूरत थी। अब देखना है कि क्या किस मैटर पे क्यों 3-4 महीना के लिए सीएम फिर से बन रहे हैं। पप्पू जी, अगर हम बात करें तो इसे परिवारवाद से कैसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये तो विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है और लगाना बिल्कुल लॉजिकली सही है, क्योंकि जब आप आदिवासी मूलवासी सरकार की दम भरते हैं तो भले ही आपके जेएमएम के जो सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन जी, उनके परिवार से कोई नहीं हो, लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री इस राज्य को मिला था और वो शासन चला रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन जेल से आने के बाद वापस से मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए हैं। क्या इसे परिवारवाद नहीं माना जाए? नहीं, परिवारवाद तो खैर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात कि जेएमएम के शीर्ष नेताओं की, वो क्या सोचते हैं। हेमंत सोरेन, बाकायदा हेमंत सोरेन पूरा इंडिया गठबंधन 2019 में हेमंत सोरेन के चेहरे पे चुनाव लड़ी थी और उसका परिणाम सबके सामने था। वो क्या राजनीतिक विशेषज्ञ इस मैटर में क्या कहते हैं और है क्या कि पार्टी निर्देश क्या देती है, क्या इसमें अचानक 29 जून को शायद हेमंत सोरेन रिहा हुए थे, उसके बाद से अटकलें चालू हो गई थी कि शायद सीएम बन सकते हैं, चंपई सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है। तो आज तो सीएम 13वें मुख्यमंत्री के शपथ ले चुके हैं हेमंत सोरेन। अब परिवारवाद तो इसे कहा ही जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। सुबोध, राज्य अलग हुए बिहार से 24 साल हुआ। अभी नवंबर आएगा तो 24 साल होगा। 24 साल में 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ लिया है। क्या झारखंड का पूर्ण रूप से विकास जैसा होना चाहिए, इतना खनिज संपदा होने के बाद फिर भी नहीं हो पाया? इसका क्या यह कारण हो सकता है कि यहाँ राजनीतिक उठापटक हमेशा चलती रही? एक स्थिर सरकार बहुत मुश्किल से जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी 2014 से 19 तक, वो ही मिल पाई। बिल्कुल आपने सही कहा है। अगर 24 साल की अगर बात करें झारखंड बने हुए में, और 13 मुख्यमंत्री भी तो बन चुके हैं, 13वें मुख्यमंत्री के रूप में 13वें, जिसमें से एक ही सीएम है रघुवर दास, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। बाकी
किसी ने भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। मुझे लगता है कि विकास की दूर की बात है, यहाँ सीएम बनने की होड़ ज़्यादा चलती है अब झारखंड राज्य में, कि सीएम बनना है, सीएम बनना है, सीएम बनना है। विकास से कोई मतलब नहीं है, बस सीएम बनना है। जी। यहाँ मुख्यतः देखिएगा तो आप दो ही पार्टियों ने यहाँ राज किया है, एक बीजेपी और दूसरा जेएमएम। ये मुख्य रूप से जो शासन यहाँ दो ही पार्टियों की चली है। अब बीच में एक साल कुछ दिनों का जो निर्दलीय के रूप में मधु कोड़ा ने शपथ लिया था मुख्यमंत्री के यहाँ, लेकिन वो भी सभी मिलजुला कर ही बने थे। लेकिन मुख्यतः दो ही पार्टी ने यहाँ राज किया है। आरोप किस पर लगाया जाए पप्पू जी? आप आरोप बीजेपी पे लगाएं या आरोप जेएमएम पे लगाएं, क्योंकि झारखंड की आम जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस जरूर कर रही है और करती भी है, क्योंकि पूर्णतः विकास नहीं हुआ। जैसा जो सोच के राज मिल लिया गया था अलग, वो चीज़ पूरा नहीं हो सका। किससे जिम्मेवारी आप दे सकते हैं, किससे जिम्मेदार मान सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने भी शासन किया, जेएमएम ने भी शासन किया, और 24 साल में जो झारखंड जिस आंदोलनकारियों ने यहाँ बलिदान दिया है झारखंड के लिए, वो आंदोलनकारी का शायद सपना पूरा नहीं होते दिख रहा है। यहाँ पे झारखंड हम लोग बहुत पीछे हैं, जो कि हम लोग खनिज से पूरा 40% हम ही लोग ये झारखंड से ही देते हैं। दोनों पार्टी में से मान के चलिए कि दोनों ने अपना झोली भरने का काम किया है यहाँ पर, या बीजेपी हो या जेएमएम हो, सभी ने जब जब सत्ता संभाला है तब तब झारखंड को लूटने का काम किया है। इस बार हमको नहीं लगता है कि दोनों पार्टी में से किसी का शायद सत्ता आ सके। जब आप 2024 में विधानसभा चुनाव की हाँ। बात कर रही है, तो आपका मत है कि यहाँ पूर्ण बहुमत दोनों में से किसी पार्टी को नहीं मिलने वाला? हाँ, देखिए ऐसा, क्योंकि अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि तीसरा विकल्प यही है कि जयराम की तरफ, क्योंकि वो युवा हैं, वो हर विषय पर बात करते हैं, वो एक कुछ ना हो के भी वो हर झारखंडी के लिए खड़ा रहते हैं। इसलिए देखिए, अब आने वाला विधानसभा चुनाव सभी के लिए निर्णायक है। लोकसभा का जो चुनाव था उसमें से सबसे अधिक वोट जयराम की पार्टी से जयराम महतो ही लाए हैं। गिरिडीह लोकसभा में लगभग 3.5 लाख वोट वहाँ से लेके आए हैं, लेकिन उनके एक भी पार्टी के कोई भी प्रत्याशी विजय नहीं हुए। 8 लोकसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा था और पूरा प्रभाव भी नहीं दिखता है। थोड़ा सा प्रभाव उनका, प्रबल प्रभाव हम मानेंगे तो वो आपका गिरिडीह में दिखता है। कुछ प्रभाव रांची में देवेंद्र महतो का दिखा, हजारीबाग से संजय मेहता का प्रभाव दिखा। बाकी बात 5 और जो कैंडिडेट थे उनका प्रभाव हम माने तो बिल्कुल भी वैसा नहीं देखने को मिला। क्या विधानसभा में ऐसा एक थर्ड ऑप्शन के रूप में जयराम की पार्टी उभर पाएगी? जी, ज़रूर उभर पाएगी, क्योंकि लोकसभा में लोग क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, वहाँ केंद्र में देखना है, केंद्र को देखना है। और राज्य में जब चुनाव आती है तो पिछले बार 2019 का ही चुनाव देख लीजिए। 2019 में लोकसभा का चुनाव में यहाँ से 12 सांसद चुन के जाते हैं बीजेपी आजसू गठबंधन से, और वही ठीक 5 महीना के बाद चुनाव होता है तो परिणाम ठीक उल्टा होता है। तो इस बार युवा, बुजुर्ग सभी लोग चाह रहे हैं कि जयराम की तरफ झुकाव ज़्यादा हो। उनका विचारधारा बहुत अच्छा है, उनका झारखंडियत के प्रति विचारधारा है। इस कारण से इस बार परिणाम कुछ अलग हो सकता है। एक एक करके अगर हम बात करें तो क्या हेमंत सोरेन को रुकना चाहिए था? मेरे ख्याल से उनको रुकना चाहिए था। अगर उन्होंने चंपई सोरेन को सीएम अगर बनाया था तो उनका भी कार्यकाल देखना चाहिए था 3-4 मंथ। चुनाव में अगर वो जब फील्ड में जाते तो ज़्यादा बेनिफिट होता। अभी कहीं ना कहीं इनका दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकता है। विपक्षी तो इन पे पूर्ण रूप से अभी हावी हो जाएंगे। जी पप्पू जी, क्या हेमंत सोरेन को रुकना चाहिए था? चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए था? जी, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए था। और हेमंत सोरेन को बाकायदा वो जिस मुद्दे को लेकर के, जैसे अभी आप हाल ही में देख सकते हैं कोर्ट से जो उनका आदेश आया, जी, उसको लेकर के जनता तक पहुंचते, जनता तक वो पहुंचते, वो आवाज़ को और बुलंद करते, जहां पे उनकी कमजोरियां थी उसको थोड़ा मजबूत करते। और चंपई सोरेन ठीक ठाक ही सरकार चला रहे थे, और इससे क्या होता है कि झारखंड के प्रति दूसरे राज्य में
गलत मैसेज जाता है कि जो एक झारखंड राज्य है जहाँ पे मात्र 24 साल में 13वें भी मुख्यमंत्री का आज शपथ हुआ है। इस कारण से मेरा तो यही मानना है कि अभी रुकना चाहिए था। जी बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि हेमंत सोरेन को रुकना चाहिए था। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए था, क्योंकि चंपई सोरेन भी लगभग 5 महीना का कार्यकाल हमने देखा है। बहुत ही अच्छा कार्यकाल उनका भी था, लगातार कई डिसीजन ले रहे थे। अधिकारियों के जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी थे उनके खिलाफ भी उनका डिसीजन हमने देखा है। एक अच्छी गवर्नमेंट चल रही थी, अच्छी शासन चल रही थी। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को रुकना चाहिए था। इसका जो वो उन्होंने शपथ लिया है, विपक्ष को मौका मिल गया है जिस वो खुले रूप से परिवारवाद का आरोप लगाएंगे, और आरोप लगना भी तय है और लॉजिकली सही भी है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जो आदिवासी था, इस यहाँ शासन कर रहा था, आपने वहाँ, हाँ बस एक कहीं ना कहीं फिर से आरोप वही लगेगा परिवारवाद का। तो हेमंत सोरेन को रुकना चाहिए था। जैसा कि सुबोध ने बताया, हो सकता है इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिले। हो सकता है जो उनके विपक्षी पार्टियां हैं इसी चीज़ को ग्रैब कर ले और उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। खैर 2024 का जब चुनाव चालू होगा विधानसभा का, हम सभी कवरेज करेंगे ही, आपको सभी से मिलवाएंगे ही, जनता का फीडबैक भी सुनवाएंगे, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। हम लगातार हर मुद्दे पर अपनी पूरी टीम के साथ विश्लेषण करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम सभी के तरफ से, पूरी टीम के तरफ से आप सभी को जोहार।